नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2021 की जो परीक्षा 21 जनवरी 2022 को आयोजित हुई थी, उसमें पूछे गए CDP यानी बाल विकास की महत्वपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करेंगे, जिनसे आप लोगों को आगामी सीटेट दिसंबर 2022 में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। दूसरा ऑप्शन, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। इसमें 4 विकल्प है। पहला, केवल आनुवंशिकता से। दूसरा, केवल पर्यावरण से। तीसरा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। चौथा, न आनुवंशिकता से न पर्यावरण से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि बच्चों में भाषा विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसलिए सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला, केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। दूसरा, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। तीसरा ऑप्शन, अंक उन्मुख होता है। चौथा ऑप्शन, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। इसमें 4 विकल्प है। पहले, प्रथापूर्व चरण। दूसरा, अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तीसरा, प्रथागत चरण। चौथा, उत्तर प्रथागत चरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 प्रथापूर्व चरण सही होगा। मित्रों, निश्चित रूप से हर बार सीटेट की परीक्षा में लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, हावर्ड गार्डनर आदि से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। इन सभी मनोवैज्ञानिकों के थियरी को आप लोग विस्तार पूर्वक गहनता से अध्ययन कर लीजिए, जो आगामी सीटेट में आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। इसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। इसमें 4 विकल्प है। पहला, जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। दूसरा, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। तीसरा, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। चौथा ऑप्शन, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृत पैदा करे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है। इसके बाद देखिए 6ठा प्रश्न, अभी हमने आपको बताया था कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट की परीक्षा में, और इस बार भी लेव वाइगोस्की से प्रश्न पूछा जाएगा। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। इसमें 4 विकल्प है। पहला, आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। तीसरा, समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को। चौथा, प्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। लेव वाइगोस्की का ट्रिक है SCL यानी सोशल कल्चर लैंग्वेज। जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए वही ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है। मित्रों, जेंडर वाले चैप्टर से निश्चित रूप से हर बार सीटेट की परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे, तो इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें
पहला ऑप्शन है जेंडर सशक्तता, दूसरा जेंडर पक्षपात, तीसरा जेंडर प्रासंगिकता या संबद्धता, चौथा जेंडर धमकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जेंडर पक्षपात आयोग ने सही माना है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखिए, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, दूसरा संज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, तीसरा किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, चौथा दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? यानी कि सोशियोलाइजेशन चैप्टर से निश्चित रूप से एक प्रश्न हर बार सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें पहला विकल्प है पुस्तकें और पत्रिकाएं, दूसरा निकष्ट परिवार, तीसरा माता पिता का कार्यस्थल, चौथा अस्पताल के कर्मचारी। तो सभी लोग जानते हैं समाजीकरण का प्राथमिक कारक परिवार को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जीन पियाजे से निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न हर बार सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समानुरूप है? इसमें 4 विकल्प है। पहला जन्म से 2 साल, दूसरा 2 से 7 साल, तीसरा 7 से 11 साल, चौथा 11 साल से ऊपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 7 से 11 साल सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो, इसमें पहला विकल्प है सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य हो, दूसरा केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे, तीसरा बच्चे के सीखने के तरीक़ों से संबंधित ना हो, चौथा आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, अभी ऊपर लेवाइगोस्की से एक प्रश्न आया था, देखिए फिर आ गया। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? इसमें पहला ऑप्शन है समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, दूसरा गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, तीसरा समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, चौथा ऑप्शन है प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। मित्रों, सीटेट की एक विशेषता यह भी है कि जो ऑप्शन सबसे लंबा हो, लेकिन ध्यान रहे कि वह विकल्प सकारात्मक रूप में होना चाहिए, 100% सही होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही है। 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि बुद्धि से निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग बुद्धि वाले चैप्टर को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, दूसरा बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, तीसरा एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, चौथा ऑप्शन बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, अभी जीन पियाजे से एक प्रश्न हमने ऊपर किया, फिर देखिए जीन पियाजे से प्रश्न पूछा जा रहा है। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन आत्मसात्करण व समावेशन, दूसरा प्रतीकात्मकता, तीसरा पदार्थ अस्थायित्व, चौथा अस्थगित अनुकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आत्मसात्करण या समावेशन सही होगा। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखिए,
अभी ऊपर लेव वाइगोस्की से हमने एक प्रश्न किया है, फिर देखिए आ गया। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। तीसरा, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। चौथा, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। पहला ऑप्शन अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। दूसरा, अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र द्वारा। तीसरा, लगातार अभ्यास और दोहराकर। चौथा, केवल अनुकरण द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अन्वेषण को प्रोत्साहित करके सही है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि वैफल्य वाले चैप्टर से सीटेट की परीक्षा में निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए इसमें पूछा गया है गुणज वैफल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित हैं। 4 ऑप्शन है। पहला, गति विषयक आसक्तता से। दूसरा, दूसरों के प्रेरकों व इरादों को समझने में प्रवाहिता से। तीसरा, सांगीतिक योग्यता से। चौथा ऑप्शन है गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। तो इसका उत्तर सभी लोग जानते हैं कि जब गुणज वैफल्य पूछा जाता है तो स्वाभाविक रूप से गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी NCF 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, भेदभावात्मक। दूसरा, अलगावात्मक। तीसरा, साम्यता पर आधारित। चौथा, समानता पर आधारित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 साम्यता पर आधारित सही होगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखिए, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, केवल शाब्दिक रूप से। दूसरा, केवल दृश्य रूप में। तीसरा, केवल मौखिक रूप में। चौथा, बहुल रूप में। तो एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। इसमें पहला विकल्प है केवल व्यावसायिक शिक्षा। दूसरा, समावेशी शिक्षा। तीसरा, अलगावी शिक्षा। चौथा, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 समावेशी शिक्षा है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न देखिए, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें पहला विकल्प है अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां व गलतियां अप्रासंगिक हैं। तीसरा, अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है। चौथा, अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं। पहला, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी। बच्चा अधिगम के प्रति अप्रेरित हो जाएगा। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखिए, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, उपकरणों या सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर। दूसरा, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। तीसरा, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। चौथा, यंत्रवत याद करके।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर सही है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें 4 विकल्प है। पहला संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री, दूसरा चित्र, संकेत, मूर्त सामग्री, तीसरा संकेत, मूर्त सामग्री, चित्र, चौथा मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत सही है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला प्रदर्शन अभिमुखी, दूसरा स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, तीसरा अध्यापक प्रधान, चौथा ऑप्शन है सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। तो इस 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 सही माना है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, दूसरा अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की ज़रूरत नहीं होती है, तीसरा भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता, चौथा ऑप्शन अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखिए, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में किसकी महत्व पर जोर देता है? पहला पारस्परिक क्रियाओं, दूसरा पुरस्कार और दंड, तीसरा आनुवांशिकता, चौथा अनम्य या अटल शिक्षा शास्त्री उपागमों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 पारस्परिक क्रियाओं को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? पहला आत्म पारितोषण बाह्य प्रेरणा, दूसरा जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, तीसरा नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, चौथा रुचि बाह्य प्रेरणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा सही है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को, इसमें 4 विकल्प हैं। पहला छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। तो इस 29 नंबर प्रश्न में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका पहला रीज़न, एक तो यह लंबा सेंटेंस है, ऊपर से इसमें सकारात्मक शब्द अवसर प्रदान करना दिया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है। इसके बाद आज के सेशन का अंतिम प्रश्न यानी 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? इसमें 4 विकल्प है। पहला प्रेरणा, दूसरा सामाजिक संदर्भ, तीसरा संवेग, चौथा शिक्षा शास्त्री उपागम। अब इस प्रश्न में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पहला दूसरा चौथा, दूसरा ऑप्शन है पहला तीसरा चौथा, दूसरा चौथा ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा। का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि चारों विकल्प अधिगम को प्रभावित करते हैं सही माना है। तो दोस्तों ये रहा सीटेट दिसंबर 2021 जो 21 जनवरी 2022 को आयोजित हुआ था प्राइमरी लेवल फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या, जो आप लोगों को आगामी सीटेट 2022 की परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।